हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम वैदिक ज्योतिष सीखे सीरीज में कई सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सभी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस, हाउसेस के सिग्निफिकेशंस, दशाएं, अंतरदशाएं, ट्रांजिट, सभी टॉपिक्स पर बात की। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था हम एक कुंडली को एनालाइज कर पाए और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बता पाए। हमारे पास कोई भी नेटिव आए तो हम उसकी कुंडली को देखकर बता पाए कि उसके साथ कैसे कैसे इवेंट और कब कब इवेंट होने हैं। तो किसी भी भाव से रिलेटेड जब हमें इवेंट देखने हो तो जब वो इवेंट होंगे उसे हम बोलते हैं, उस पीरियड को, भाव सिद्धि काल या टाइमिंग ऑफ रिजल्ट्स। किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट हमें देखें और वो जब होने वाले हैं उसे हम टाइमिंग ऑफ रिजल्ट्स कहेंगे। तो टाइमिंग ऑफ रिजल्ट के लिए हम एक कुंडली को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज को आप ध्यान से देखें। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है वो भी देखें, हो सकता है उन्हें कोई नई चीज सीखने के लिए मिले। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको कुंडली एनालिसिस सिखाने वाला हूं और कई सारी कुंडलियां मैं टाइम टू टाइम ऑलरेडी एनालाइज करता हूं। अब मैं आपको स्पेसिफिकली इस पर्पज से भी एनालाइज करके बताऊंगा। तो कोई भी भाव से सिद्धि के तीन मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें वो होरोस्कोप की स्ट्रेंथ देखनी आनी चाहिए और वो पर्टिकुलर भाव की स्ट्रेंथ देखनी भी आनी चाहिए। होरोस्कोप की स्ट्रेंथ किस लिए जरूरी है? यदि आपकी कुंडली यदि स्ट्रांग है तभी सभी भावों से रिलेटेड रिजल्ट आपको सही मिलेंगे। यदि कुंडली ओवरऑल आपकी वीक है, अच्छी नहीं है, तो आपका कोई भाव यदि बहुत स्ट्रांग है तभी भी उससे रिलेटेड रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेंगे। इसलिए ओवरऑल होरोस्कोप या कुंडली को स्ट्रांग होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले कुंडली और करस्पॉन्डिंग भाव की स्ट्रेंथ चेक करेंगे, जिसे हम बोलेंगे प्रॉमिस, कि कुंडली के अंदर प्रॉमिस है या नहीं। प्रॉमिस पता चलेगा उस भाव की स्ट्रेंथ और उस कुंडली की स्ट्रेंथ से। दूसरा फिर हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग भाव से रिलेटेड दशा है या नहीं। दशा भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। उस करस्पॉन्डिंग भाव से रिलेटेड महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा होगी तभी उस भाव से रिलेटेड इवेंट्स फ्रक्टिफाई होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। ये सेकंड स्टेप होगा। तीसरा स्टेप जो हम देखेंगे वो देखेंगे ट्रांजिट की स्थिति, कि ट्रांजिट उनको उस पर्टिकुलर भाव को अपना आशीर्वाद दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ट्रांजिट में मैं पहले ही सिखाया था आपको कि ट्रांजिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपका जो प्रॉमिस है वो आपका आइटम है, दशा है वो उस आइटम को आपने बेचने के लिए बाहर निकाल लिया है, या एक फल है उसको खाने के लिए बाहर निकाल लिया है, और ट्रांजिट वो उसको उस पर्टिकुलर प्लेस पे डिलीवर करेगा या हम उसको खाएंगे तब हमें टेस्ट आएगा। तो तीन स्टेप होते हैं किसी भी उसके। अब हम यहां पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप इसके, जब हम किसी भी भाव को देखते हैं या कुंडली या होरोस्कोप को देखते हैं तो हमें उसके सभी 12 भाव चेक करने चाहिए। यदि कुंडली कमजोर है और कोई भाव स्ट्रांग है तभी भी वो उस भाव से रिलेटेड आपको जैसे फल एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलेंगे। तो ये तीन स्टेप का हुआ है। सबसे पहले हमें प्रॉमिस देखना है या होरोस्कोप की स्ट्रेंथ देखनी है। नंबर 2 हमें क्या देखना है? दशाएं देखनी है। और नंबर 3 ट्रांजिट देखना है। और इस तरीके से हम टाइमिंग ऑफ इवेंट कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमें किस तरीके से देखना होता है किसी भी भाव को। तो भाव को देखने के लिए उसके भावेश को देखना भी जरूरी होता है। तो 2 कंपोनेंट है किसी भी भाव को देखने के, एक भाव को खुद को देखना और दूसरे भावेश को देखना। तो भाव को किस तरीके से देखा जाए, आप ये नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं। मैं धीरे धीरे एक एक चीज बताऊंगा, आप उसे नोट करते जाएं। सबसे पहले हमें कुंडली के होरोस्कोप की स्ट्रेंथ देखने के लिए सभी 12 भावों को चेक करेंगे और उन 12 भावों में सबसे पहले हम भाव को देखेंगे। तो भाव को देखने के 2 कंपोनेंट है, एक तो भाव को खुद को देखना है और एक उसके लॉर्ड को देखना है, जिसे हम भावेश बोलते हैं। भाव को देखने में 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी भाव बली होगा यदि उसको उसका लॉर्ड किसी भी तरीके से उस भाव से रिलेटेड हो जाए। पीएसी संस्कृत में एक श्लोक है जो मैं मेंशन नहीं करूंगा, मगर श्लोक यह है कि किसी भी भाव से उसका लॉर्ड उसको एस्पेक्ट कर ले या उसके साथ आकर उसमें बैठ जाए तो वो भाव अत्यधिक बली हो जाता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि उसका लॉर्ड क्या उसे देख रहा है। दूसरा,
यदि उसे बेनिफिक प्लेनेट या शुभ ग्रह देख लें तो भी वो भाव स्ट्रांग हो जाता है। और तीसरा, यदि वो शुभ कर्तरी में है तभी भी वो भाव स्ट्रांग हो जाता है। यहां पे मैं शुभ कर्तरी का बिल्कुल अलग आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। शुभ कर्तरी एक कुंडली के अंदर आप नेचुरल बेनिफिक की बजाय फंक्शनल बेनिफिक लेंगे, नेचुरल बेनिफिक नहीं लेंगे। शुभ कर्तरी के लिए जब हम किसी भाव को देख रहे हैं तो हम नेचुरल बेनिफिक नहीं लेंगे, फंक्शनल बेनिफिक। हर एक लगने के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट अलग अलग होते हैं यदि वो उस भाव के दोनों तरफ बैठे हुए हैं। और इनकी हम मार्किंग किस तरीके से करेंगे, यदि भाव का लॉर्ड उससे रिलेट हो रहा है तो उसको हम 65 मार्क देंगे आउट ऑफ 100। दूसरा, उसे कोई भी बेनिफिक प्लेनेट देख रहा है तो उसे हम 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा दे देंगे। और यदि वो शुभ कर्तरी में है तो 15 मार्क्स और दे देंगे। यदि इन तीनों तरीके से कोई भी भाव अच्छा है तो उसे 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। और किसी भी भाव को कम से कम 35 पासिंग मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, तभी वो भाव ठीक ठाक माना जाएगा। और जिसे 100 मार्क्स मिल रहे हैं या उसका लॉर्ड भी देख रहा है तो हमने 60 मार्क्स दे दिए तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लॉर्ड वाले को 65 दे दिए तभी भी वो भाव काफी स्ट्रांग हो जाएगा, एक तरीके से फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। तो अब देखिए, चेक करते हैं भाव को किस तरीके से चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस कुंडली का पहला भाव देखा, तो पहला भाव वन साइन है, उसे यहां पर उसका लॉर्ड मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए देखिए स्ट्रांग हो गया, इसको 65 मार्क्स मिल गए। दूसरा देखते हैं क्या इसे कोई बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है क्या, या मेलिफिक भी एस्पेक्ट कर रहा हो। तो यहां पर हम देखते हैं इसे और कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा। तीसरा क्या है, शुभ कर्तरी में है, तो ये शुभ कर्तरी में नहीं है, मगर ये भाव आपका इसको इसका लॉर्ड यहां से देख रहा है, तब हम इसे स्ट्रांग भाव मान लेंगे। तो पहला भाव स्ट्रांग हो गया। अब इस कुंडली का मैं दूसरा भाव चेक करना आपको बता रहा हूं। अभी मैं भाव की बात कर रहा हूं, भावेश की बात मैं बाद में करूंगा। तो ये सेकंड भाव को हम देखते हैं इसको, तो सेकंड भाव का लॉर्ड वीनस है, वो यहां पर चला गया है त्रिकोण में। तो इसको क्या इसका लॉर्ड देख रहा है, इसको इसका लॉर्ड नहीं देख रहा, बल्कि इसको यहां पर फंक्शनल मेलिफिक है इस कुंडली के लिए सैटर्न। वो कैसे देखते हैं वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये केंद्र और 11वें भाव का लॉर्ड है, वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा भाव इसमें वीक हो गया, स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो उसका लॉर्ड देख रहा है, नहीं कोई शुभ ग्रह देख रहा है, नहीं ये शुभ कर्तरी में है, बल्कि इसको अशुभ प्लैनेट देख रहा है, इसलिए सेकंड भाव यहां पर वीक हो गया। अब मैं बताऊंगा तीसरे भाव को हम किस तरीके से चेक करेंगे। थर्ड भाव को आप देखिए, इसका लॉर्ड मरकरी है, वो एस्पेक्ट कर रहा है, साथ में शुभ ग्रह वीनस भी एस्पेक्ट कर रहा है और सन भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो सन और वीनस दो एक तरीके के, वीनस शुभ ग्रह हो गया तो सन अशुभ ग्रह हो गया। बाकी इसको देखिए 1 2 3 4 5। दूसरे भाव के केस में हम भूल गए, इसको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है सेकंड भाव को, तो सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये न्यूट्रल टाइप हो गया। पर भी इसको हम बेटर ही कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि जुपिटर यहां पे देखिए ट्राइन लॉर्ड है, तो फंक्शनल बेनिफिक भी है और नेचुरल बेनिफिक भी है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल भी आप मान सकते हो, खराब नहीं मानेंगे। अब तीसरे भाव में और आ जाते हैं, तो तीसरे भाव को इसका लॉर्ड मरकरी भी देख रहा है, साथ में एक शुभ ग्रह वीनस भी देख रहा है और सन भी देख रहा है। सन को क्रूर ग्रह माना जाता है, पर ओवरऑल अब ये क्योंकि इसको लॉर्ड देख रहा है तो ये भाव स्ट्रांग हो गया। तो इस कुंडली का पहला और तीसरा भाव स्ट्रांग हो गए और दूसरा न्यूट्रल है। अब चौथे भाव पर आ जाते हैं, तो इसको इसका लॉर्ड भी नहीं देख रहा है, ना ही शुभ कर्करी में है, मगर इसको शुभ ग्रह जुपिटर देख रहा है और कोई भी अशुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो ये चौथा भाव भी स्ट्रांग हो गया। तो इस कुंडली का पहला, तीसरा और चौथा भाव स्ट्रांग हो गए। अब पांचवें भाव पर आ जाते हैं, तो इसको इसका लॉर्ड भी नहीं देख रहा है और इसको यहां से एक्चुअली मून देख रहा है इसको। तो मून इस कुंडली के लिए न्यूट्रल है और इस कुंडली में मून शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि सन के नजदीक होने पर मून शुभ ग्रह नहीं होता, इसलिए पांचवा भाव वीक हो गया, स्ट्रांग नहीं है। अब छठे भाव को देख लेते हैं, तो छठे भाव को देखिए, इसमें अशुभ ग्रह ही बैठे हुए हैं और अशुभ ग्रह सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहा है, राहु केतु एक्सिस पर है, तो ये अशुभ हो गया, छठा भाव शुभ नहीं है। अब हम आ जाते हैं सातवें भाव पर, तो सातवें भाव को ना ही तो कोई देख रहा है, ना कोई इसका लॉर्ड देख रहा है, ना ही ये शुभ कर्तरी में है, तो ये भी वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग इसे भी नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं एट्थ हाउस को, तो एट्थ हाउस को भी ना ही इसका लॉर्ड देख रहा है, ना ही कोई बेनिफिक प्लैनेट देख रहा है, ना ही कोई बेनिफिक प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहा है इसको, नहीं ये शुभ कर्तरी में है, तो ये भी आपका वीक हो गया, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, ज्यादा वीक भी नहीं मानेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम नवे भाव पर,
तो 9वें भाव में को नहीं तो इसका लॉर्ड देख रहा है, मगर यहाँ पे आपका शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो इस शुभ ग्रह, दो शुभ ग्रह हैं एक तरीके से, वैसे मरकरी यहाँ पे अशुभ ही हो जाएगा, पर एक वीनस शुभ ग्रह बैठा हुआ है। तो शुभ ग्रह होने की वजह से इस भाव को हम स्ट्रोंग मानकर चलेंगे। तो पहला भाव स्ट्रोंग है, दूसरा भाव स्ट्रोंग है, चौथा भाव स्ट्रोंग है, और ये 9वां भाव भी स्ट्रोंग हो गया। अब 10th हाउस की बात कर लेते हैं। तो इसको इसका लॉर्ड देख नहीं रहा है, सैटर्न है इसका लॉर्ड, मगर यहां पर एक शुभ ग्रह प्लेस्ड है, अशुभ ग्रह भी कोई इसको नहीं देख रहा है। तो शुभ ग्रह के प्लेस होने की वजह से ये भाव भी स्ट्रोंग हो गया, ये 5वां भाव स्ट्रोंग हो गया। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11वें भाव के अंदर 11 साइन है, इसे इसका लॉर्ड देख नहीं रहा है, एक अशुभ ग्रह है इस कुंडली के लिए, मून यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए 11वां भाव वीक हो गया। 12वें भाव पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये बुरी तरह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, इसे इसका लॉर्ड नहीं देख रहा है, तो 12वां भाव भी वीक हो गया। तो मैंने इस कुंडली के सभी भावों को देखना आपको सिखाया, हम किस तरीके से देखते हैं। तो हमने देखा कि इसके 5 भाव स्ट्रोंग हैं, पहला भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 9वां भाव और 10वां भाव। तो किसी भी कुंडली में यदि 4 या 4 से ज्यादा भाव स्ट्रोंग हो तो उस होरोस्कोप को आप सफिशिएंटली स्ट्रोंग मान लेंगे। यदि 6 भाव स्ट्रोंग हो तो वो बहुत स्ट्रोंगर हो जाती है कुंडली। 4 से कम भाव यदि स्ट्रोंग हो तो वो थोड़ा फल नहीं दे पाएगी। इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। तो आप हमेशा किसी भी कुंडली के सभी 12 भावों का एनालिसिस करें, 3 क्राइटेरिया में करें। यदि किसी भाव को उसका लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है तो वो भाव स्ट्रोंग हो जाता है, किसी भाव को यदि शुभ ग्रह देख रहे हो तभी भी वो स्ट्रोंग हो जाता है, और यदि कोई भाव शुभ कर्तरी में हो तो भी वो स्ट्रोंग हो जाता है। यदि किसी कुंडली में 4 या 4 से ज्यादा भाव स्ट्रोंग हो तो आपको करस्पॉन्डिंग भावों के ठीक ठाक फल मिलते हैं। 6 भाव स्ट्रोंग हो तो वो कुंडली काफी स्ट्रोंग हो जाती है, और 4 से कम भाव स्ट्रोंग हो तो आप उस कुंडली को वीक कंसीडर करके चलेंगे। तो पहला मैंने आपको सूत्र बताया किस तरीके से हम सभी 12 भावों को एनालाइज कर सकते हैं किसी भी कुंडली में। अब दूसरा पार्ट आता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं भावों को एनालाइज करना बता रहा हूं। 3 पार्ट है आपके, मैंने बताया था, प्रॉमिस, दशा और ट्रांजिट। अभी हम दशा और ट्रांजिट पे बाद में जाएंगे, अभी मैं प्रॉमिस पे ही टिका हुआ हूं। अब हमें देखना है भावेश, किसी भी भाव के लॉर्ड को देखना है वो कैसा है। तो भावेश के केस में हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि कोई भावेश स्ट्रोंग है, वीक है या न्यूट्रल है, ना ही स्ट्रोंग है ना ही वीक है। तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं उसका प्लेसमेंट, कि वो कहां पर बैठा हुआ है। तो प्लेसमेंट में उसकी डिग्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी प्लेनेट भाव मध्य के क्लोज हो वो स्ट्रोंगर माना जाएगा। किसी भी भाव में बैठा है वो बात की बात है, मगर वो भाव मध्य के जितना क्लोज हो, भाव मध्य क्या होता है मैं आपको देखना बताता हूं। यहां पर स्ट्रोंगर, ये असेंडेंट की डिग्री देख लीजिए, 7 डिग्री 12 मिनट है, 7 डिग्री 12 मिनट है, और उस प्लेनेट की डिग्री यदि असेंडेंट की डिग्री के क्लोज हो तो वो स्ट्रोंगर माना जाता है, और जितना ज्यादा दूर होगी वो वीक हो जाएगा। तो इस केस में देखिए, लग्न लॉर्ड मार्स यहां पर बैठा हुआ, मैं केवल लग्न लॉर्ड को यहां पर देखना बताऊंगा, बाकी को आप उसी तरीके से देख सकते हैं। सभी को देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो लग्न लॉर्ड को देखना मैं बता रहा हूं सभी पैरामीटर्स पे, कि लग्न लॉर्ड आपका भाव मध्य के क्लोज है। इसी को भाव मध्य बोलते हैं, जो असेंडेंट की डिग्री होती है, रफली भाव मध्य यही होता है हर एक हाउस का। एक आध डिग्री आगे पीछे हो सकता है, पर इसे ही भाव मध्य आप मानकर चलें। तो भाव मध्य के क्लोज है, इसलिए स्ट्रोंग होगा और ये अपने फल देने में कैपेबल होगा। तो कोई भी प्लेनेट जब भाव मध्य के क्लोज हो तो उसे स्ट्रोंगर माना जाता है। दूसरा हम देखेंगे पीएसी रिलेशनशिप। इसका किस किस के साथ पीएसी रिलेशनशिप है, वो इसको काफी स्ट्रोंग या वीक बना देगा। किसके साथ तो ये प्लेस्ड है, कौन इसे एस्पेक्ट कर रहा है, और कौन इसके साथ कंजक्टेड है, कहां पे प्लेस्ड है। तो देखिए इसका प्लेसमेंट खराब है, एनिमी साइन में है, ये मार्स का एनिमी होता है मरकरी। तो फर्स्टली तो ये एनिमी साइन में हो गया, प्लेसमेंट खराब हो गया। छठे भाव में हो गया, प्लेसमेंट खराब हो गया। फर्दर ये राहु के साथ कंजक्टेड है तो भी खराब हो गया। सैटर्न और केतु इसे देख रहे हैं तो भी ये खराब हो गया। राहु केतु एक्सिस हो गया, सैटर्न देख रहा है, मगर एक यहाँ पे सेविंग ग्रेस है कि इसे जुपिटर भी देख रहा है। तो एस्पेक्ट के केस में आप मान सकते हो कि जो सैटर्न की वजह से खराब हो रहा है वो जुपिटर की वजह से ठीक हो गया, मगर इसका प्लेसमेंट खराब है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, 15-15 पॉइंट देते जाएंगे। भाव मध्य के क्लोज है तो ये 15 पॉइंट दे दिए, मगर इसका प्लेसमेंट खराब है तो इसको अब 0 पॉइंट आप दे दीजिए, या -10 पॉइंट आप दे दीजिए।
क्योंकि प्लेसमेंट फुल्ली खराब नहीं है, इसको जुपिटर देख रहा है, ये एक इसमें बेटर चीज होगी। तीसरी चीज जो देखनी है आपने, इसकी दीप्तादि अवस्था देखनी है। जो दीप्तादि अवस्था है, किस अवस्था में है ये प्लेनेट। तो दीप्तादि अवस्था में यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिनको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, मगर यहाँ पे साहब ये एनिमी साइन में बैठा हुआ है, वो दीप्तादि अवस्था का हिस्सा है जो मैंने पीछे कंसिडर कर लिया था। तो दीप्तादि अवस्था में क्या होता है कि वो प्लेनेट रेट्रोगेट तो नहीं है, वो प्लेनेट कंबस्टेड तो नहीं है, वो प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर में हारा तो हुआ नहीं है, और वो शत्रु राशि में है या नहीं है। तो शत्रु राशि में जब भी होता है तो ये एक दीप्तादि अवस्था हो जाती है। तो इसको मैं बता देता हूं। तो ये अवस्थाओं का मैं नाम यहां पे आपको बता देता हूं, दीप्तादि अवस्थाएं आप नोट कर लीजिए मैं। तो सबसे पहले दीप्तादि अवस्था में होती है दीप्त अवस्था। तो इस प्लेनेट के बारे में बाद में बात कर लेंगे, ये आप नोट कर लीजिए दीप्त अवस्था। प्लेनेट इन द एक्सॉल्टेशन साइन, यदि एक्सॉल्टेशन साइन में हो तो उसको दीप्त अवस्था बोलते हैं। दूसरी होती है स्वस्थ अवस्था, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर हो या ओन हाउस में हो तो उसको स्वस्थ अवस्था बोलते हैं। मूल त्रिकोण साइन में या ओन हाउस में आ जाए तो वो होगा स्वस्थ अवस्था। थर्ड वन होती है मुदित अवस्था। ये सारी अच्छी अवस्थाएं, दीप्तादि भी है, स्वस्थ और मुदित। प्लेनेट अपने फ्रेंड के हाउस में हो तो उसको मुदित अवस्था बोलेंगे, अपने फ्रेंड के साइन में चला जाए तो दैट इज कॉल्ड मुदित अवस्था। फिर आती है उसकी शांत अवस्था। यदि वर्गाज में वो बेनिफिक हाउस में चला जाए, डिविजन्स में, जैसे मार्स का देखना है, इनमें से कोई अवस्था नहीं थी, वर्गाज में हमने जाके देखा तो ये आपका 12 अपने फ्रेंड के साइन में चला गया है, तो फ्रेंड के साइन में चला गया है, केंद्र में चला गया है, तो ये इसकी मुदित अवस्था है मार्स की। तो हम अवस्था भी देखेंगे यहाँ पर। वर्गाज में चला जाए तो वो अपने फ्रेंड साइन में चला जाए तो उसकी मुदित अवस्था हो जाएगी। इसी तरीके से यदि वो आपका नेक्स्ट है आपका, सॉरी मुदित नहीं, वो शांत अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सख्त अवस्था। सख्त, यदि वो रेट्रोग्रेड हो तो उसको हम सख्त अवस्था बोलते हैं। फिर है पीड़ित अवस्था, यदि प्लेनेट कंबस्ट हो जाए तो उसकी अवस्था को पीड़ित अवस्था बोला जाता है। फिर होता है दीन अवस्था, यदि कोई भी प्लेनेट यदि डेबिलिटेटेड हो जाए या नीच का हो जाए तो उसे हम दीन अवस्था बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जुपिटर दीन अवस्था में है क्योंकि डेबिलिटेड या नीच का है। एक होता है विकल अवस्था, यदि वो कंजक्टेड हो मेलिफिक के साथ, जैसे अब ये विकल अवस्था होगी इसकी, मेलिफिक के साथ कंजक्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे विकल अवस्था। एक होती है खल अवस्था, यदि प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर में यदि लूज कर गया हो तो उसे हम खल अवस्था बोलेंगे। तो यहाँ पे मार्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऑल्दो ये मुदित अवस्था में यहाँ पर आता है, मगर ये D1 चार्ट के अंदर विकल अवस्था में भी है और ये शत्रु राशि में भी चला गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी पोजीशन प्लेसमेंट बहुत बढ़िया नहीं है। तो सबसे पहले मैंने देखा था कि ये आपका भाव मध्य के क्लोज था तो स्ट्रोंगर था। दूसरा अब इसका ये मेलिफिक इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तीसरा ये मेलिफिक के साथ कंजक्टेड है तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। चौथा आपको देखना है वेदर ए प्लेनेट इज वर्गोत्तम और नॉट, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा, दोनों चार्ट पास पास होंगे। वर्गोत्तम वो प्लेनेट होता है जिसकी D1 में जो राशि है वही D12 में हो। तो मार्स यहाँ पे देखिए, वो सॉरी D9 में हो, मार्स D9 के अंदर 12 साइन में और D1 के अंदर 6 साइन में, इसका मतलब ये वर्गोत्तम तो नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो गोचरस्थ अवस्था में है या अगोचरस्थ अवस्था में है। तो गोचरस्थ अवस्था में उस प्लेनेट को माना जाता है जो एक्सोल्टेशन में हो, ओन साइन के अंदर हो, या D1 में हो D9 में ओन साइन में हो, कंबस्ट ना हो, डेबिलिटेड ना हो, 6-8-12 से उसका कोई भी लिंक ना हो। तो ये आपका अगोचरस्थ हो गया क्योंकि छठे भाव के अंदर चला गया। बाकी ये गोचरस्थ होने की किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। गोचरस्थ होने के लिए प्लेनेट को एक्सोल्टेशन मूल त्रिकोण या ओन साइन में होना चाहिए, कंबस्टाइल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ 6-8-12 में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। तो 6-8-12 में प्लेस्ड है तो 6-8-12 के प्लेनेट को इसीलिए खराब माना जाता है, अगोचरस्थ हो गया। अब हम देखेंगे प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस और उस भाव में जिसमें बैठा है उसके सिग्निफिकेशंस में कोई लिंक है क्या। तो ये देखिए लग्न का बैठा हुआ है आपका, ये लग्न लॉर्ड है। एक्चुअली हम लग्न लॉर्ड को चेक कर रहे हैं, तो लग्न लॉर्ड और मार्स के सिग्निफिकेशन में कोई सिमिलरिटी है क्या। तो मार्स एक्चुअली जो कालपुरुष की कुंडली में लग्न 1 साइन होती है, एरी साइन होती है और उसका लॉर्ड मार्स होता है। तो जो ये इसकी लग्न है और मार्स के सिग्निफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है,
ये एनर्जी वाली लग्न है, मार्स भी एनर्जी वाला प्लेनेट है, तो ये एक्चुअली लग्न के बहुत अच्छे रिजल्ट देने में कैपेबल होगा। ये चीज भी आपको एनालाइज करनी पड़ेगी जब भी किसी भी कुंडली को हम एनालाइज करेंगे कि उसके लॉर्ड में और उसके बीच में जो भी लग्न और इस पर्टिकुलर प्लेनेट के बीच में कोई लिंक बनता है या नहीं बनता है, सिग्निफिकेशंस में कुछ लिंक बनता है या नहीं बनता है, पहले भाव और मार्स के सिग्निफिकेशंस में कोई लिंक बनता है नहीं बनता, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट भाव के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनसे मार्स का कोई लिंक बनता है क्या, ये इस तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि एटीट्यूड फर्स्ट भाव बताता है और मार्स भी एटीट्यूड बताता है। आपके चेहरे की चमक और दमक फर्स्ट भाव बताता है और मार्स भी आपके चेहरे का रौब बताएगा। तो इस तरीके से दो सिग्निफिकेशंस मिलते हैं, बाकी ज्यादा सिग्निफिकेशन भाव से नहीं मिलते। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंडली के अंदर योगास देखेंगे, उस वो प्लेनेट कोई योग तो नहीं बना रहा है, उसी प्लेनेट के योग देखने हैं। तो यहां पर ये योग बना रहा है, आप ध्यान से देखिए, 8th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6th हाउस, तो विपरीत राजयोग बना रहा है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, उसके भी रिजल्ट मिलेंगे, तो वो आपको ऑलवेज हर एक प्लेनेट के केस में देखना पड़ेगा। इसके बाद हम स्टेट देखेंगे डिविजनल चार्ट में, ये टोटल 8 पैरामीटर देखेंगे उस प्लेनेट को डिविजनल चार्ट में। यहां पर जाके देखा आपने तो केंद्र स्थान में, ऑल्दो ये एफ्लिक्टेड इसमें भी है क्योंकि राहु केतु एक्सिस पर है, यहाँ पे भी सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो मगर फिर भी ये केंद्र स्थान में है, तो हम इसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि राहु केतु इसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इन जनरल हम कहेंगे इसका भावेश स्ट्रॉन्ग नहीं है लग्न का। लग्न तो ठीक थी मगर लग्नेश एक केवल चीज है कि ये केवल इसको लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए भाव तो स्ट्रॉन्ग था, भावेश हर तरीके से ये पीड़ित है। तो भावेश अपने लग्न के रिजल्ट अच्छे देने में कैपेबल नहीं होगा, इस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो एक कुंडली एनालिसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द प्रॉमिस, सेकंड वन इज द दशा एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिट। तो प्रॉमिस में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सभी 12 भावों का एनालिसिस करेंगे। 12 भावों का एनालिसिस करते टाइम हम देखेंगे कि कोई भी भाव यदि उसका लॉर्ड उसे देख रहा है, बेनिफिक प्लैनेट देख रहा है शुभ कत्री में, तो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज हम उसे वीक मानकर चलेंगे। किसी भी कुंडली में यदि 4 से ज्यादा भाव हो स्ट्रॉन्ग, तो वो कुंडली के सभी भाव अपने रिजल्ट देने में कैपेबल होंगे। अब हम इंडिविजुअल भाव को चेक करने के बाद अब हम उनके भावेश को चेक करेंगे, सभी 12 भावों के भावेशों को। तो जिनके भावेश भी अच्छे होंगे, भाव भी अच्छे होंगे, वो भाव स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे और उनके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। तो भावेश के केस में हमें क्या क्या पॉइंट देखने हैं आपने नोट कर लिए होंगे। आप आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूंगा, कमिंग वीडियो को देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक कुंडली को देखने के सारे स्टेप वहां पर मैं आपको समझा पाऊं और इस क्लास को मैं वहां पर एंड करूंगा। नमस्कार।